मेरा नाम नैना है। मैं 22 साल की हूँ। एक युवती और अभी हाल ही में मेरी शादी हुई है। मेरे माता पिता का देहांत तब हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी। तब से मैं अपनी छोटी फूफी के पास पली पी। उनकी इकलौते बेटे मनु मुझसे 1 साल छोटी है और हम दोनों बहनों की तरह रहीं। मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, लेकिन फूफी ने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। पढ़ाई पूरी होने के बाद फूफी ने मेरे लिए एक अच्छा लड़का चुना और मेरी शादी कर दी। मेरे मन में ढेर सारे सपने थे। मैंने सोचा, संगीत था कि ससुराल में मुझे सब प्यार करेंगे, मुझे अपनाएंगे और मैं भी उन्हें अपना बनाऊंगी। लेकिन किस्मत को कुछ संगीत और ही मंजूर था। मेरी शादी शुक्ल पक्ष में हुई थी, ठीक अमावस्या के बाद। उस रात जो मेरे लिए सबसे खास और खूबसूरत होनी चाहिए थी, मेरी सास ने उसे एक दुखद सपने में बदल दिया। सुहागरात को मैं अपने पति रोहित के साथ कमरे में थी। मन में संगीत, ढेर सारी उमंगें और शर्मीली खुशी। तभी मेरी सास अचानक कमरे में दाखिल हुई। मैं स्तब्ध रह गई जब उन्होंने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। मैं कुछ समझ पाती। इससे संगीत पहले ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और रोहित के साथ अंदर रह गई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक लड़की अपनी सुहागरात को लेकर कितने सपने संजोती हैं, लेकिन मेरी सास ने उस संगीत रात को मेरे लिए एक सदमे में बदल दिया। पहले दिन से ही यह सिलसिला चल पड़ा। हर रात वे हमारे कमरे में आती, मुझे बाहर निकाल देती और दरवाज़ा बंद कर लेती। मैं बाहर खड़ी रहती, मन संगीत में सवालों का तूफान लिए। मेरे पति के साथ वे अंदर क्या करती थी? ये सवाल मुझे दिनरात खाए जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक माँ जो खुद एक औरत है, संगीत ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे मन में गुस्सा, डर और दुख का मिश्रण था। मैं ससुराल में अजनबी सी हो गई थी। फिर एक रात मैंने फैसला किया कि मुझे सच जानना ही होगा। मेरे मन की जिज्ञासा और दर्द मुझे कमरे के वेंटिलेटर तक ले गए। मैंने चुपके से जिरी से अंदर झांका। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांसें थम गईं। मेरी सास बिस्तर पर लेटी थी और रोहित उनकी साड़ी का पल्लू खोल रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। उस दृश्य ने मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया। जिस ससुराल को मैंने अपने सपनों का घर समझा था, वह एक भयावह सच में बदल गया। यह मेरे जीवन की सबसे अविश्वसनीय और दुखद सच्चाई थी। मैं आज भी उस रात को याद करके सिहर उठती हूँ। मेरे मन में बस एक सवाल है, क्या मैं कभी इस सदमे से उभर पाऊंगी? जब मैं शादी के बाद ससुराल आई, संगीत तो मेरे साथ मेरा फुफेरा भाई मनु भी आया था। उसकी कॉलेज में छुट्टियां थीं, इसलिए उसने मेरे नए ससुराल में कुछ दिन बिताने का फैसला किया था। मनु मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह प्यार और सम्मान देता था। ससुराल में पहले ही दिन मुझे कुछ अजीब सा संगीत लगा। आमतौर पर शादी के घर में उत्सव का माहौल होता है, घर को खूबसूरती से सजाया जाता है, लेकिन मेरे ससुराल में इसका कोई नामो निशान नहीं था। घर को देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि यहाँ कोई शादी हुई है। मैंने उम्मीद संगीत की थी कि कम से कम सुहागरात के लिए हमारा बिस्तर फूलों से सजा होगा, लेकिन सजावट तो दूर। उसी रात मेरी सास और उनकी पड़ोसन शीला मासी ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। संगीत, जब मैंने पूछा कि घर को सजाया क्यों नहीं गया, तो सास और शीला मासी ने एक साथ कहा, देखो बहू, हमें दिखावे संगीत का शौक नहीं है। घर सजाने से कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर है कि तुम अब घर की जिम्मेदारी संभालो। मैंने बहुत दिन घर चलाया, अब और बोझ नहीं उठा सकती। आज से रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। सास के कठोर शब्द सुनकर मेरा पति रोहित कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन मेरे भाई मनु ने विरोध करते हुए कहा, आंटी, मेरी दीदी अभी अभी आपके घर आई है, इतने में ही आप उन्हें डांटना शुरू कर चुकी हैं। संगीत, और आपके पारिवारिक मामलों में आपकी पड़ोसन क्यों दखल दे रही हैं? दीदी को इस घर के नियम कायदे सीखने में थोड़ा समय तो लगेगा, उसे वह समय तो दीजिए। वो कोई मशीन नहीं, इंसान है। अप्पू की तर्क संगत बातों पर सास और शीला मासी गुस्से में बड़बड़ाते हुए कमरे से चली गई। इसके बाद जब मुझे रोहित के साथ 2 शब्द बोलने का मौका मिला तो उसने मेरे उदास चेहरे को देखकर प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखा। तभी हमारी ननद रीता
कमरे में घुस आई। उसने मेरे गहनों को टटोलना शुरू किया और उसकी नज़र मेरी माँ की दी हुई एकमात्र निशानी मेरे हीरे के लॉकेट पर पड़ी। उस लॉकेट को लेने के लिए वह अपनी माँ और शीला मासी के पास शिकायत करने चली गई। कुछ देर बाद संगीत, शीला मासी और मेरी सास ने मुझे कमरे के बाहर बुलाया। मैं बाहर गई और पूछा, माँ क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? सास कुछ बोल पाती। उससे पहले ही शीला मासी ने मेरे गले की हीरे की माला को छूते हुए कहा, बहू, इस माला को उतारकर अपनी ननद को दे दो। उनकी इस बात पर मैं हक्का बक्का होकर रोहित की तरफ देखने लगी। वह अच्छी तरह जानता था कि यह माला मेरी माँ की दी हुई एकमात्र निशानी थी। मुझे उम्मीद थी कि इस बार वह विरोध करेगा, लेकिन हैरानी की बात थी कि वह चुप रहा। मैं नई बहू थी, समझ नहीं पा रही थी कि उनके इस अनुचित दावे का जवाब कैसे दूं। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये मेरी माँ की एकमात्र निशानी है, मैं इसे नहीं दे सकती। फिर भी शीला मासी ने जबरदस्ती मेरे गले से माला उतारकर रीता के गले में पहना दी। ससुराल में सिर्फ एक दिन में ही मैं समझ गई थी कि शीला मासी मेरी सास को मेरे संगीत खिलाफ उकसा रही थी। जब वह माला ले रही थी तो रोहित ने विरोध नहीं किया, लेकिन मनु ने फिर से विरोध किया। उस दिन मैंने बहुत रोया। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे और सास ने रसोई की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थोप दी थी। शीला मासी दिन भर हमारे घर में बैठकर सास को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। एक दिन रोहित मुझे खुश करने के लिए 2 सिनेमा टिकट लेकर आया। शीला मासी को यह बात पता चली और उन्होंने सास के कान भरे। जब रोहित मुझे बाहर ले जाना चाहता था तो सास ने साफ मना कर दिया। रोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, क्या मैं माया को थोड़ा बाहर भी नहीं ले जा सकता? संगीत, वह दिन भर घर में काम करती है। जवाब में सास गुस्से में बोली, शादी होते ही तू मेरे मुंह पर बोलने लगा। कुछ दिन बाद तो तू भूल ही जाएगा कि मैं तेरी माँ हूं। तेरी बीवी अब कहीं नहीं जाएगी। रसोई में बहुत काम पड़ा है, वह कौन करेगा? शादी के 2 दिन बाद ही सास के इस व्यवहार से मैं मानसिक रूप से टूटने संगीत लगी थी। मैं समझ रही थी कि वे जानबूझकर मेरे ऊपर मानसिक अत्याचार कर रही थी और इसके पीछे शीला मासी का उकसावा था। एक दिन मैं तंग आकर अपने कमरे में गई और रोहित से बोली, देखो, तुम्हारी माँ मुझे कुछ कहे तो शायद मैं बर्दाश्त कर लूं, लेकिन शीला मासी तो सिर्फ पड़ोसन है। वे हमारे हर निजी मामले में दखल क्यों दे रही हैं? मैं किसी बाहरी व्यक्ति की कटु बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने बहुत सह लिया, अब चुप नहीं रहूंगी। अब मैं अन्याय का विरोध करूंगी। मेरी बात खत्म होने से पहले ही शीला मासी मेरी सास का हाथ पकड़ संगीत कर हमारे कमरे में घुस आई और नाटकीय ढंग से रोने लगी। उन्होंने सास से कहा, देखा ना, हमारी इतने सालों की दोस्ती को तेरी बहू आज खत्म कर रही है। तेरी बहू ने मुझे पराया कर दिया। शीला मासी की आंखों में आंसू देखकर सास संगीत मुझ पर चिल्लाई, बहू, खबरदार शीला के बारे में एक भी बुरा शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तू संगीत इस घर की बहू है। शीला मेरी बहन की तरह है। इस घर में मेरा जितना हक है, संगीत उतना ही शीला का भी। उसके बारे में कोई बुरी बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। शीला मासी ने सास के दिमाग में ऐसा जहरीला विचार डाल दिया था कि उसे सहना मेरे लिए असहनीय था। शादी के 4 दिन बाद उस रात जब मैं सच संवर कर रोहित के साथ थोड़ा समय अकेले बिताने की तैयारी कर रही थी, सास हमारे कमरे में घुस आई। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और हमारे बिस्तर पर लेट गई। बोली कि वे हमारे कमरे में ही सोएंगी। ये सुनकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। वे कमरे में घुसते ही मुझे आदेश संगीत दिया, बेटी इधर आ, मेरे पैर दबा दे। मेरे पति रोहित को तुरंत समझ आ गया कि उनकी माँ का यह व्यवहार मुझे तकलीफ देगा, इसलिए मेरे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने कहा, माँ, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। सास ने अपने बेटे की ओर देखकर कहा, तुझे पैर दबाने की क्या जरूरत, तू मेरा सिर दबा दे, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। मैं समझ गई थी कि सास संगीत यह सब शीला मासी के इशारे पर कर रही थी।
शीला मासी किसी भी तरह हमें पति पत्नी को एक होने नहीं देना चाहती थी। हर रात सास किसी न किसी बहाने हमारे कमरे में आकर हमारे बीच लेट जाती थी। यहां तक कि उन्होंने हमें अलग करने के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया। सास ने रोहित को समझाया कि शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में मेरे पास आने से उसकी मृत्यु हो सकती है। रोहित ने अपनी मां की बात को सच मान लिया और मुझसे दूरी बनाने लगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब निराधार है, लेकिन उसने उल्टा मुझसे पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? मां जो कह रही हैं वही सही है। रोहित अपनी मां के प्रति इतना अंधा था कि उसे शीला मासी की चालबाजी समझ ही नहीं आई। मेरे भाई अप्पू ने भी शीला मासी और सास के इस व्यवहार का विरोध किया था, लेकिन जब उनकी हरकतें हद से ज्यादा हो गई तो अप्पू को उन्हें पुलिस की धमकी देनी पड़ी। मैं एक नई बहू होने के नाते सब कुछ चुपचाप सहती रही। रात को चुपके से रोती थी, लेकिन एक दिन मनु ने मुझसे कहा, दीदी अगर तुम चुप रही तो यह लोग तुम पर और अत्याचार करेंगे। तुम्हें मजबूत होना होगा। अन्याय के खिलाफ आवाज, संगीत उठानी होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, जल्दी ही चला जाऊंगा। संगीत, इसलिए अब चुप मत रहो। भाई की बातों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने ठान लिया कि मैं अपनी सास को सही रास्ते पर लाऊंगी, क्योंकि मुझे इसी घर में जीवन बिताना है। अन्याय के संगीत खिलाफ खड़ा होना ही होगा। एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी और सास वहां थी, मैंने देखा कि शीला मासी घर पर नहीं है। मैंने मौका देखकर सास से कहा, मां आप शीला मासी से इतना डरती संगीत क्यों हैं? उनकी हर बात क्यों मानती हैं? कभी कभी तो लगता है कि इस घर की असली मालकिन वही है। ऐसा क्या राज है कि आप उनकी बातों से बंधी हैं? मेरी बात सुनकर सास गुस्से में आ गई और बोली, तू क्या बकवास कर रही है? मैं शीला से क्यों डरूं? डरना तो उसे मुझसे चाहिए। मैंने ऐसा कोई काम नहीं संगीत किया कि मुझे डर लगे, लेकिन शीला ने जो किया है उसे उम्र भर डरना होगा। मैंने मौके का फायदा उठाया और पूछा, मां शीला मासी ने ऐसा क्या किया? सास भावुक संगीत हो उठी और सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि शीला मासी ने संपत्ति संगीत के लालच में अपने पति को रास्ते से हटा दिया था। मैं समझ गई कि शीला संगीत मासी सास बहू में फूट डालकर हमें अलग रखना चाहती थी। यहां तक कि मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही उन्होंने सास से मेरे घर से निकालने और रोहित की दूसरी शादी की बात कही थी। दूसरी ओर मेरे भाई अप्पू के मेरे पक्ष में बोलने से शीला संगीत मासी परेशान थी। इसलिए उन्होंने मेरी ननद रीता को उकसाया संगीत कि वह मनु को प्रेम के जाल में फंसाए। एक रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि रीता ने अशोभनीय कपड़े पहनकर अप्पू के कमरे में प्रवेश किया और उसे लुभाने की कोशिश की। उस रात उनके बीच अनचाहा सब कुछ हो गया। बाद में रीता ने अप्पू को धमकी दी कि वह मेरे किसी भी मामले में दखल ना दे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान अपने संगीत स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर सकता है। सास और रीता शीला मासी की चाल को समझ ही नहीं पाई थी।